सर्दियों की रात थी। बाहर चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। हवा में ठंडक थी, लेकिन रुचि को बेचैनी हो रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। रुचि ने शाल कसकर लपेट लिया और बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपने चारों तरफ देखा। घर में सब कुछ शांत था, लेकिन जो बेचैनी उसके अंदर थी, वह ठंडक से ज्यादा थी। रात के 1 बज रहे थे। पूरे घर में गहरी शांति थी। फिर भी कुछ था जो सही नहीं लग रहा था। तभी घर के अंदर से हल्की सी आहट आई। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह कुर्सी से उठी और दरवाजे के पास जाकर अंदर झांका। घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर वह आवाज कहां से आई? उसने माँ के कमरे की ओर देखा। दरवाजे से हल्की रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। माँ का कमरा बंद था और वह सो रही थी। फिर ये आवाज कैसी थी? रुचि ने खुद से पूछा। अब वह पूरी तरह डर गई थी। उसने धीरे से रोहित का नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजी और कुछ देर बाद रोहित की आवाज आई। रुचि, इतनी रात को सब ठीक तो है? रोहित, मुझे बहुत डर लग रहा है। मतलब पता नहीं, पर मुझे लग रहा है कि घर में कोई और भी है। कोई है जो छुप कर मुझे देख रहा है। रोहित अब पूरी तरह जाग चुका था। तुम मजाक तो नहीं कर रही? नहीं, कई दिनों से मैं अजीब चीजें महसूस कर रही हूँ और आज तो मुझे घर के अंदर से किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। रुचि की आवाज सुनते ही रोहित बोला, माँ कहाँ है? रोहित, माँ तो सो रही है और मैं उनको उठाना नहीं चाहती। रोहित की आवाज अब गंभीर हो गई। रुचि, दरवाजा बंद करो और अपने कमरे में चली जाओ। मैं अभी आता हूँ। नहीं, तुम मत आना। रुचि की आवाज कांपने लगी। तभी अचानक घर के अंदर किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। रुचि का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने माँ के कमरे की ओर देखा। दरवाजा अब भी बंद था, यानी ये आवाज उनके कमरे से नहीं आई थी। तो फिर उसने कांपते हाथों से फोन कान से लगाया। रोहित, यहाँ कोई है? रोहित की घबराई हुई आवाज आई। रुचि, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। लेकिन रुचि के कदम उसकी बात नहीं सुन रहे थे। वो धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ने लगी जहां से आवाज आई थी। क्या सच में कोई अंदर था, या ये सिर्फ उसका वहम था? और अगर कोई था, तो कौन? रुचि अभी उस दिशा में बढ़ ही रही थी जहां से आवाज आ रही थी कि अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। ठंड की सहरन के बावजूद उसके पूरे बदन में गर्म लहर दौड़ गई। वह घबराकर पलटी और जो देखा, उसे राहत की सांस ली। वह उसकी माँ अनीता जी थी। रुचि, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? माँ ने हैरानी और हल्की नाराजगी से पूछा। रुचि की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह एक झटके में अपनी माँ से लिपट गई। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ इस घर में कोई है, कोई मुझे देख रहा है। माँ ने उसकी पीठ सहलाई और उसे दिलासा देने की कोशिश की। अरे पगली, ये सब तुम्हारा वहम है। रात गहरी हो गई है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इस घर में हमारे अलावा कोई नहीं है। रुचि ने धीरे धीरे अपनी माँ की पकड़ से खुद को अलग किया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी उस दरवाजे की ओर थी जहां से आवाज आई थी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं माँ, मैंने सच में सुना था, कोई वहां था। माँ ने गहरी सांस ली और थोड़ा सख्त लहजे में बोली, रुचि, अब बस करो। रात के इस वक्त बिना बात डरने से कोई फायदा नहीं। चलो अंदर चलते हैं। रुचि का मन नहीं मान रहा था, लेकिन माँ के आगे कुछ बोलना भी मुश्किल था। उसने एक आखिरी बार उस दरवाजे की तरफ देखा
और फिर माँ के साथ घर के अंदर चली गई। लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल घूम रहे थे। क्या सच में कोई नहीं था, या फिर इस घर में कोई ऐसा राज छुपा था जिससे माँ उसे दूर रखना चाहती थी। सुबह के 8 बज रहे थे। रुचि गहरी नींद में थी, जबकि उसकी माँ अनीता जी रसोई में काम कर रही थी। हल्की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन घर के अंदर अब भी रात की ठंडक बची हुई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अनीता जी चौंकी। इतनी सुबह कौन हो सकता है? उन्होंने हाथ पोंछते हुए दरवाजा खोला। सामने रोहित खड़ा था। वह हल्का सा मुस्कुराया और झुककर अनीता जी के पैर छूते हुए बोला, माँ, रुचि क्या अभी तक सो रही है? अनीता ने दरवाजे पर खड़े रोहित को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, रात को बहुत देर तक जागी थी, इसीलिए अभी तक सो रही है। लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? रोहित अंदर आता हुआ बोला, माँ, आप तो जानती हैं कि रुचि जब भी परेशान होती है तो मुझसे बात करती है। कल रात को उसने मुझे फोन किया था, लेकिन फिर खुद ही आने से मना कर दिया। मुझे लगा कुछ तो हुआ है, इसीलिए मिलने चला आया। अनीता जी रसोई की ओर बढ़ते हुए बोली, रुचि को ज्यादा डरने की आदत है। रात को कुछ अजीब सा महसूस किया होगा। वैसे भी ये पुराना घर है, हवाएं चलती हैं, खिड़कियां खड़कती हैं। ऐसे में कई बार गलतफहमी हो जाती है। तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। रोहित ने सोफे पर बैठते हुए कहा, ठीक है माँ, लेकिन रुचि को जगा देना। अनीता जी रसोई में चली गई। रोहित इधर उधर देखते हुए सोचने लगा, क्या वाकई ही रुचि को बस भ्रम हुआ था, या फिर कुछ और था जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। रुचि और रोहित कॉलेज के दोस्त थे, लेकिन उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले थे। रोहित का बचपन संघर्षों से भरा था। जब वह छोटा था, एक दुर्घटना में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उसकी चाची ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसे मां से बढ़कर प्यार दिया। रोहित हमेशा कहता था, चाची, आपने जितना प्यार मुझे दिया है, मेरी अपनी मां भी शायद ना देती। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्म में आप ही मेरी मां बने। दूसरी ओर रुचि के जीवन में भी एक गहरा अधूरापन था। जब वह 5 साल की थी, उसके पिता अचानक घर छोड़कर चले गए थे। उस दिन के बाद से उन्होंने ना तो कोई संपर्क किया, ना ही कोई खबर भेजी। रुचि को अपने पिता की धुंधली सी याद थी। रुचि की मां अनीता जी उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी, लेकिन वह जब भी अपने पापा के बारे में पूछती, उसकी मां बात को टाल देती थी। रुचि के मन में हमेशा एक सवाल गूंजता था, पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? आखिर ऐसा क्या हुआ था? अनीता जी रुचि के कमरे में गई। रुचि, उठो बेटा, रोहित आया है। रुचि करवट बदलकर धीरे से बोली, माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। नहीं, बहुत सो लिया, देखो रोहित आया है। माँ ने जिद की। रोहित का नाम सुनते ही रुचि झट से उठ बैठी। उसने जल्दी से चेहरे पर पानी डाला और बालों को ठीक करते हुए बाहर आई। रोहित उसे देखते ही मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग मैडम, रात भर लगता है सोई नहीं हो। रुचि ने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, रोहित, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं, वहीं बैठकर बात करेंगे। अभी वह बात कर ही रहे थे कि अनीता जी चाय ले आई। क्या हुआ? अनीता जी ने पूछा।
तो रोहित सामान्य होते हुए बोला, कुछ नहीं माँ, बस आपकी बेटी का दिल लगाने के लिए इसको बाहर ले जाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। अनीता जी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कभी तुम्हें किसी बात के लिए मना किया है? जो अब करूंगी, पर शाम होने से पहले ही घर आ जाना। ऐसा बोल अनीता जी रसोई में चली गई। रोहित रुचि की तरफ देखा और बोला, अब तुम क्यों देर कर रही हो, जल्दी करो। रुचि ने कहा, बस 5 मिनट में आई। रुचि के चले जाने के बाद रोहित ने इधर उधर देखा और मन ही मन सोचा, क्या सच में कुछ है? रोहित और रुचि घर से निकले और एक कैफे में जाकर बैठे। कैफे में हल्का हल्का संगीत बज रहा था और माहौल सुकून देने वाला था, लेकिन रुचि के चेहरे पर अब भी बेचैनी थी। रोहित ने उसकी ओर देखा और पूछा, अब बताओ क्या बात करनी थी? रुचि ने इधर उधर देखा जैसे कुछ सोच रही हो, फिर धीरे से बोली, रोहित, मैं पागल नहीं हूं, मैंने सच में घर में किसी को महसूस किया था। सिर्फ कल रात नहीं, पिछले कई दिनों से ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, पर हर बार जब मैं देखने जाती हूँ कोई नहीं होता। रोहित ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्या तुम्हारे साथ कुछ और भी अजीब हुआ है? रुचि ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ चीजें अचानक अपनी जगह से हिल जाती हैं। कभी कभी घर में अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है, और सबसे अजीब बात। क्या रोहित झुककर उसकी बातें सुनने लगा। रुचि ने धीमे से कहा, माँ को जैसे सब पता है, लेकिन वो मुझसे कुछ छिपा रही है। जब भी मैं इस बारे में बात करती हूँ वो टाल देती है, पर कल रात जब मैंने उन्हें देखा तो उनके चेहरे पर भी डर था, लेकिन उन्होंने दिखाने की कोशिश नहीं की। रोहित कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, रुचि, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे घर का कोई पुराना राज हो? रुचि के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या मतलब रोहित? रोहित ने गंभीर सांस ली। मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पापा के जाने से इसका कोई संबंध हो? तुम्हारी माँ इस बारे में बात क्यों नहीं करती? रुचि के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके मन में हमेशा ये सवाल रहा था कि उसके पापा अचानक घर छोड़कर क्यों चले गए थे, पर माँ कभी कुछ नहीं बताती थी। उसने रोहित का हाथ पकड़ लिया। रोहित, मुझे सच जानना है। अगर इस घर में कोई राज है तो मुझे उसे खोलना होगा। रोहित ने उसकी आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, ठीक है, हम मिलकर इसका पता लगाएंगे। तभी अचानक वेटर उनके पास आया और बोला, मैडम, आपके लिए कोई पैकेट छोड़कर गया है। रुचि और रोहित ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। वेटर ने एक छोटा सा लिफाफा उनकी तरफ बढ़ाया। रुचि ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर बस एक कागज था जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो सच्चाई मत खोजना। रुचि के चेहरे का रंग उड़ गया। रोहित ने भी कागज पढ़ा और उसका जबड़ा कस गया। अब यकीन हो गया, मुझे कुछ तो गड़बड़ है। रोहित ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। रुचि कांपते हुए बोली, रोहित, हमें जल्द से जल्द सच जानना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रोहित ने रुचि की आंखों में देखा, वो डरी हुई थी। रुचि, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, रोहित ने कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। पूरे रास्ते रुचि खामोश थी, खिड़की से बाहर अंधेरी सड़कों को देख रही थी, लेकिन उसका दिमाग किसी और ही दुनिया में था। रोहित ने गाड़ी उसकी गली में रोकी।
रुचि, जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेंगे। रुचि ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर बोली, रोहित, कल मिलते हैं। वह गाड़ी से उतरी और धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसने गेट खोला, उसकी माँ सामने खड़ी थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। माँ, आप कहीं जा रही हो? हाँ बेटा, मुझे कोई जरूरी काम है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ऐसा बोल अनीता जी चली गई। माँ के जाते ही रुचि घर के अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे की तरफ बढ़ी, उसे अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। धीमी घुटी हुई आवाज, मानो कोई बहुत दूर से उसे बुला रहा हो। रुचि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। पूरे घर में वही सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। डरते हुए वह जल्दी से अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। वह सीधे बिस्तर पर बैठ गई, लेकिन उसके कानों में अब भी वह आवाज गूंज रही थी। क्या सच में उसने कोई आवाज सुनी थी, या फिर सिर्फ उसका वहम था? उसे याद आया, पिछली रात भी उसे ऐसा ही एहसास हुआ था, लेकिन तब माँ ने उसे इसका भ्रम कहकर टाल दिया था। लेकिन अब वह खुद महसूस कर रही थी कि कुछ तो है जो सही नहीं है। वह सोच ही रही थी कि अचानक उसी कमरे के अंदर से ठक ठक की हल्की हल्की आवाज आई, जिसके पास जाने से उसकी माँ मना करती है। रुचि का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने झट से अपना फोन उठाया और रोहित का नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजी, लेकिन रोहित ने कॉल रिसीव नहीं किया। रोहित, प्लीज फोन उठाओ। रुचि के माथे पर पसीना आ गया। उसने फिर से कॉल लगाया। इस बार 2-3 घंटे के बाद रोहित की नींद भरी आवाज आई, रुचि, इतनी रात को सब ठीक तो है ना? नहीं रोहित, कुछ सही नहीं है। फिर से उस कमरे से आवाज सुनाई दी है, वही ठक की आवाज। रोहित, माँ भी घर पर नहीं है और मैं यहाँ अकेली हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। रुचि की आवाज कांप रही थी। रोहित तुरंत उठ बैठा। उसने गहरी सांस ली। रुचि, सुनो, तुम अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लो और वहां से बाहर मत निकलना। मैं अभी आता हूँ। रुचि ने कांपते हाथों से दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसका दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। वह दीवार से लगकर जमीन पर बैठ गई और फोन को कसकर पकड़े रखा। कमरे में घनघोर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच भी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, बहुत करीब से। रोहित ने जैसे ही दरवाजे की घंटी बजाई, रुचि भाग कर दरवाजा खोलने गई। उसे देखते ही वह उसकी बाहों में समा गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। रोहित, बहुत डर लग रहा है। फिर से वही आवाज सुनाई दी है। रुचि ने घबराई हुई आवाज में कहा। रोहित ने उसके सर पर हाथ फेरा। रुचि, तुम अब अकेली नहीं हो, मैं आ गया हूँ। आज हम इस कमरे का सच जानकर ही रहेंगे। रुचि ने उसकी आंखों में देखा। रोहित ने धीरे से पूछा, बताओ, आवाज कहाँ से आई थी? रुचि ने कांपते हुए उंगली से उस बंद कमरे की ओर इशारा किया। रोहित ने बिना कोई समय गवाए धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। रुचि डर के मारे उसके पीछे पीछे चलने लगी। कमरे के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। रोहित ने धीरे से दरवाजे का हैंडल पकड़ा। दरवाजा बंद था। चाबी कहाँ है? रोहित ने धीरे से पूछा। रुचि रोहित की तरफ देख बोली, वो तो माँ हमेशा अपने पास रखती है। रुचि ने कांपती आवाज में कहा।
अगर ये दरवाजा इतने सालों से बंद है तो अंदर कौन है? रोहित ने एक पल सोचा और फिर बोला, ये हमें अब पता करना ही होगा। उसने जल्दी से अपने बैग से एक स्क्रू ड्राइवर निकाला और ताले के पास झुका। जैसे ही वह ताले को खोलने की कोशिश करने लगा, रुचि का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने घबराकर रोहित का हाथ पकड़ लिया। रोहित, हमें ये नहीं खोलना चाहिए। माँ को अगर पता चल गया तो वह बहुत गुस्सा होगी। लेकिन रोहित की आंखों में अब जिज्ञासा और बेचैनी दोनों थी। लेकिन रुचि, हमें अब जानना होगा आखिर अंदर कौन है। ये कहकर उसने ताले पर जोर लगाया और ताले का जंग लगा गुद्दा ढीला पड़ गया। अब बस एक झटका देना बाकी था। रुचि की धड़कनें तेज हो गई। रोहित, सोच लो, अगर ये दरवाजा खुला तो। अभी रुचि कुछ और बोलती, तभी रोहित ने उसकी ओर देखा और फिर पूरे जोर से ताले को झटका। ताला जमीन पर गिरा। रोहित ने जमीन पर पड़े ताले को उठाया और दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा थोड़ा सा खुल चुका था, लेकिन अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, अचानक अंधेरे के बीच से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। उसे लगा कि कोई उनकी ओर देख रहा था। रुचि ने घबराकर रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोली, रोहित, मेरे पास ही रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दृढ़ स्वर में कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूं। आज हम इस बंद कमरे का राज जानकर ही रहेंगे। अंदर जो भी था वह अभी भी उन्हें देख रहा था। लेकिन जैसे ही रोहित ने एक कदम आगे बढ़ाया, वह आकृति अंधेरे से गायब हो गई। रोहित ने जोर से पुकारा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। बस चारों ओर घना सन्नाटा था। नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियों से ठंडी हवा आ रही थी। रोहित ने रुचि की ओर देखा, जो बुरी तरह कांप रही थी। अगर तुम चाहो तो ऊपर आ सकती हो। लेकिन रुचि ने सिर हिला दिया, नहीं, अब यहां तक आ गई हूं तो सच जाने बिना वापस नहीं जाऊंगी। रोहित ने उसकी हिम्मत देखकर सिर हिलाया और फिर दोनों ने धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। अंधेरे में कुछ था, कोई था। आखिर कौन था उस बंद कमरे में? और क्या था 20 साल पुराना वो राज जिससे रुचि आज भी अनजान? और दोनों ने जो देखा उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। कमरे के अंदर एक टूटी फूटी लकड़ी की पुरानी अलमारी पड़ी हुई थी। एक कोने में धूल से भरा पलंग था जिस पर कोई लेटा हुआ था। रुचि का गला सूख गया। वो घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन रोहित ने उसे रोका। कौन है वहां? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। अचानक बिस्तर पर पड़ी वो परछाई हल्की सी हिली और एक धीमी सी करहाती आवाज आई, तुम कौन हो? रुचि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोहित की बाहों में खुद को समेट लिया। रोहित ने हिम्मत जुटाकर एक कदम आगे बढ़ाया और बिस्तर के करीब पहुंचकर ध्यान से देखा तो वह एक औरत थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा कमजोर और झुर्रियों से भरा था। उसकी सांसें बहुत धीमी थी, जैसे वो बहुत दिनों से इस अंधेरे कमरे में कैद हो। रुचि की आंखों से आंसू बहने लगे। ये कौन है रोहित? लेकिन इससे पहले कि रोहित कुछ कहता, वो औरत हल्की आवाज में बोली, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं। रुचि को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई हो, जैसे उसके कानों में कुछ गलत सुन लिया हो। क्या उसकी आवाज हलक में ही अटक गई? रोहित भी हैरान था। उसने रुचि की ओर देखा, लेकिन वो एकदम जड़ हो गई थी।
ये कैसे हो सकता है? रुचि के होंठ कांप रहे थे। बिस्तर पर पड़ी वह कमजोर औरत अपनी पूरी ताकत जुटाकर बोल रही थी कि हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ रेशमा हूँ। रुचि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन पड़ गया था। नहीं, मेरी माँ तो अनीता है। तुम झूठ बोल रही हो। रुचि ने घबराकर रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन रेशमा जी की आंखों में आंसू थे। उसने थरथराते हाथों से रुचि की ओर हाथ बढ़ाया। बेटा, ये सच है। अनीता तुम्हारी माँ नहीं है। मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। रुचि ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी सांसें तेज हो गई। लेकिन अगर तुम मेरी माँ हो, उसने हाँफते हुए कहा, तो फिर इतने सालों तक यहाँ कैद क्यों थी? और मेरे पापा, वो कहाँ हैं? कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रेशमा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उन्होंने बहुत धीमी कांपती आवाज में कहा, जो हुआ वह बहुत ही दर्दनाक था बेटा। बेटा, जब तू 5 साल की थी, हमारा परिवार बहुत खुश था, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। अनीता, जो मेरी खास सहेली थी, उसके पति किसी काम से गुजरात गए हुए थे। क्योंकि अनीता गर्भवती थी, इसलिए हमने उसे अपने घर में रख लिया और उसका पूरा ख्याल रखा। जब उसकी डिलीवरी का समय नजदीक आया, तो हम उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसका बच्चा बच नहीं सका। और उधर उसी समय जब उसके पति गुजरात से दिल्ली वापस आ रहे थे, उनका भयानक ट्रेन हादसे में निधन हो गया। ये दूसरा बड़ा सदमा अनीता सहन नहीं कर पाई। वह पूरी तरह टूट गई और गुमसुम रहने लगी। हमने सोचा कि तुम उसके करीब रहोगी ताकि वह सामान्य हो जाए, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। वह धीरे धीरे ठीक तो हो गई, लेकिन उसने तुझे अपनी बेटी समझना शुरू कर दिया। ये कहते हुए रेशमा जी की आंखों से आंसू फिर से बह निकले। और फिर एक दिन, वो भयानक रात जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। रेशमा जी की आवाज कांप रही थी। उनकी आंखों में गहरा दर्द था। रुचि का पूरा शरीर सुन पड़ चुका था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी की सच्चाई इतनी भयानक होगी। वो रात रेशमा ने गहरी सांस ली और बोलना जारी रखा। जब अनीता ने मेरी दुनिया छीन ली, उस रात मैं और तुम्हारे पापा अपने कमरे में थे। तुम्हें सुलाकर मैं भी आराम करने जा रही थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और अनीता अंदर आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खौफनाक था। मैंने उससे पूछा, अनीता, इतनी रात हो गई है, यहाँ क्यों आई हो? क्या कुछ चाहिए तुम्हें? लेकिन वह कुछ नहीं बोली, बस मेरी ओर देखती रही। फिर धीरे धीरे उसने अपने हाथ पीछे किए और अगले ही पल रेशमा की आंखों से आंसू बहने लगे। रुचि और रोहित सांसें थामे सुन रहे थे। अगले ही पल उसने मेरे सर पर किसी भारी चीज से वार कर दिया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही मेरे सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं इस कमरे में थी। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और सामने अनीता खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अब से रुचि मेरी बेटी, और तू मर चुकी है। रेशमा, मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तब से लेकर आज तक मैं इस कमरे में बंद हूँ। रेशमा की आवाज रुक गई। रुचि का पूरा शरीर कांप रहा था। नहीं, ये झूठ है। रुचि की आंखों में आंसू थे। और मेरे पापा? उसने कांपती आवाज में पूछा। तुम्हारे पापा? रेशमा का गला भर आया। वो भी यही है बेटा। रुचि और रोहित ने चौंक कर कमरे में इधर उधर देखा। तभी कोने में पड़ी एक परछाई हिली। पापा? रुचि के मुंह से एकदम आवाज निकली। रोहित ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और परछाई की ओर गया,
जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, सामने एक व्यक्ति बैठा था, बेजान, टूटा हुआ, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी रोशनी अब भी थी। रोहित और रुचि को समझने में देर ना लगी कि वह वही थे जो उनको देख चुप गए थे। बेटा, वो धीमी आवाज में बोले। रुचि की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। इतने सालों तक पापा आप यहाँ इस बंद कमरे में, और मैंने सोचा आप मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। रुचि के दिल में अपने पापा की हल्की छवि आज भी थी, और अनीता जी हमेशा रुचि को एल्बम में उसके पापा की फोटो दिखाती थी, इसलिए वह अपने पापा को देखते ही पहचान गई। रुचि की आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या ये सब सच है? वह कांपती आवाज में बोली, जिसने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला, जिसने मुझे हर खुशी दी, वह इतना बड़ा धोखा दे सकती है सिर्फ मुझे पाने के लिए? उसने मेरे असली माँ पिताजी को इतने सालों तक कैद करके रखा। रोहित ने उसके कांपते कंधों पर हाथ रखा और कहा, रुचि, मुझे पता है कि ये सब स्वीकार करना तुम्हारे लिए कितना कठिन है, लेकिन यही सच है। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। रुचि की आंखों में दर्द और गुस्सा एक साथ उमड़ आया। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। जिसने मेरे साथ, मेरे माता पिता के साथ ऐसा अन्याय किया, उसे उसके कर्मों की सजा मिलेगी। रोहित ने रुचि का हाथ थामते हुए गंभीर स्वर में कहा, रुचि, अब हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि अनीता जी यहाँ आ जाए, हमें माँ पिताजी को इस बंद कमरे से बाहर निकालना होगा। रुचि ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और हिम्मत जुटाई। हाँ, तुम सही कह रहे हो रोहित, अब और इंतजार नहीं कर सकते। हमें इनको यहाँ से सुरक्षित निकालना होगा। फिर रुचि घुटनों के बल बैठ गई और अपने माँ पापा के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रुचि भी रोते हुए बोली, आपकी ये हालत, मैं कितनी बेवकूफ थी कि इतने सालों तक कुछ समझ नहीं पाई। रेशमा जी ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। बेटा, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कोई हमें यहाँ से निकालेगा। उनकी आवाज में दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी। रोहित तेजी से आगे बढ़ा और बलबीर जी को सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे खुद खड़े होने में असमर्थ थे। हमें जल्दी से इन्हें यहाँ से निकालना होगा, रोहित ने चिंतित स्वर में कहा। रुचि ने जल्दी से उनके पैरों की ओर देखा जो ठंडे पड़ चुके थे। रोहित, हमें इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। रुचि और रोहित मिलकर बलबीर जी को सहारा देकर खड़ा करने लगे, लेकिन तभी एक कड़वी सख्त आवाज गूंजी, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सबकी सांसें थम गई। रुचि ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। अनीता दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में नफरत और चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान थी। तुम लोग समझते क्या हो? इतनी आसानी से इन्हें लेकर चले जाओगे? इनकी आवाज में धमकी भरी कठोरता थी। रुचि गुस्से से कांप उठी। तुम्हारा ये खेल अब और नहीं चलेगा। तुमने मेरे माता पिता को इतने सालों तक कैद रखा, उनके साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया, लेकिन अब बस, मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दिलवाकर ही रहूंगी। अनीता हंस पड़ी। सजा? और वह भी तुम दोगी? उसने ठंडी नजर से रुचि को देखा। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला, तुम्हें सारी खुशियां दी, और तुम मेरी ही दुश्मन बन गई। रुचि की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी।
तुमने मुझे मेरी असली माँ से दूर किया, मेरे पापा को इस हाल में पहुंचा दिया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रोहित ने अनीता को घूरते हुए कहा, इन लोगों को यहाँ से लेकर जाना है और कोई हमें रोक नहीं सकता। अनीता की आंखों में नफरत और जलन थी, लेकिन वह चुप नहीं बैठने वाली थी। उसने झटके से दरवाजे को बंद कर दिया और कहा, तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। मैंने इतने सालों तक जो कुछ भी किया उसे यूं ही बर्बाद नहीं होने दूंगी। रुचि और रोहित चौकन्ने हो गए। रेशमा जी ने डरकर रुचि का हाथ पकड़ा और बलबीर जी इतने कमजोर थे कि बोल भी नहीं पा रहे थे। रोहित ने तुरंत आगे बढ़कर अनीता को परे धकेलने की कोशिश की, लेकिन तभी अनीता ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक पिस्तौल निकाली और सीधा रुचि की तरफ तान दी। अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, अनीता ने ठंडे स्वर में कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब हालात और भी ज्यादा गंभीर हो चुके थे। जैसे ही अनीता ने पिस्तौल तानी, अचानक पीछे से एक कड़क आवाज गूंजी, हथियार नीचे रखो। अनीता, तुम अब और कोई चाल नहीं चल पाओगी। अनीता चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। एक अधिकारी अपनी बंदूक ताने हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। पुलिस अनीता हड़बड़ा गई। उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ। रोहित मुस्कुराया, हाँ पुलिस, तुम सोच भी नहीं सकती कि सच और न्याय की ताकत झूठ और धोखे से कहीं ज्यादा होती है। दोस्तों, पुलिस भले ही कभी कभी देर कर दे, लेकिन सही वक्त पर पहुंच जाए तो हालात पलट भी सकती है। जब रुचि अपनी माँ से गले लगकर रो रही थी, तभी रोहित ने अपने दोस्त जो कि पुलिस में था उसे तुरंत मैसेज करके सारी जानकारी दे दी थी। उसने ना सिर्फ पूरी बात समझाई बल्कि रुचि के घर की लाइव लोकेशन भी भेज दी थी। पुलिस वहां पहुंच गई और पूरा मामला उनके सामने था। अनीता जी, आपको अपराधों की सजा अब कानून देगा, पुलिस अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा। अनीता की आंखों में डर था। उसने जल्दी से पिस्तौल फेंक दी और गिड़गिड़ाने लगी, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। रुचि दौड़कर रेशमा जी और बलवीर जी के पास गई। उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन उनकी हालत बहुत नाजुक थी। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रुचि, अब तुम्हारे माता पिता आजाद हैं। अब हम उन्हें अच्छे डॉक्टर के पास ले चलेंगे। रुचि ने अपनी माँ का हाथ थाम लिया और कहा, हाँ, अब मैं अपने माता पिता का हर वह पल लौटाने की कोशिश करूंगी जो 20 सालों से उनसे छीन लिया गया। आज रुचि के जीवन का सबसे बड़ा सच सामने आ चुका था, लेकिन उसके साथ ही उसने अपने असली माता पिता को भी पा लिया था। आखिर रुचि और रोहित ने वह सच दुनिया के सामने ला ही दिया जो 20 सालों से एक बंद कमरे में कैद था। वह कमरा जिसे अनीता ने सालों से छुपा कर रखा था, आज खुल चुका था। उसके पीछे की सच्चाई हर किसी को हिला देने वाली थी। रेशमा जी और बलवीर जी, जो इतने सालों से अंधेरे में घुट घुट कर जिंदा रहे, अब आखिरकार आजाद थे। रुचि की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून और अपने असली माता पिता को पाने की खुशी के थे। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया और कहा, माँ, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। पुलिस इंस्पेक्टर ने अनीता को हथकड़ी पहनाते हुए कहा, तुमने जो किया उसकी भरपाई तुम अब जेल में रहकर करोगी। अनीता पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी चालाकी, उसका झूठ, उसकी साजिश
सब खत्म हो चुका था। रुचि ने अपनी माँ का कमजोर हाथ थामकर रोहित से कहा, अब हमें अस्पताल चलना चाहिए। हमें माँ पिताजी को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। रोहित ने गाड़ी निकाल ली और माँ पिताजी को अस्पताल ले जाने लगा। रास्ते भर रुचि सोचती रही कि कैसे उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर टिकी थी। समय बीतता गया। रुचि अब अपने माता पिता के साथ एक सुखी जीवन जी रही थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ खालीपन था जिसे वह महसूस कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा अभी भी उससे दूर था। वह अक्सर परेशान और मायूस रहने लगी। रेशमा जी से उसकी ये मायूसी छुपी नहीं। एक दिन रुचि खिड़की के पास बैठी थी, खोई खोई सी। रेशमा जी उसके पास आई और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, दिल में जो है उसे बाहर निकाल दे, वरना कभी कभी जख्म पुराने होने के साथ भरते नहीं बल्कि और गहरे होते जाते हैं। रुचि ने पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन इतने दिनों से मन में दबी हुई मायूसी अब और सहन नहीं हुई। वह अचानक फूट फूट कर रो पड़ी और रेशमा जी से लिपट गई। रेशमा जी ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि ऊपर से तू जितना भी दिखाए कि तुझे अनीता से नफरत है, पर असल में तू उससे नफरत नहीं कर सकती। आखिर उसने तुझे इतने साल पाला पोसा, तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। रुचि की आंखों में आंसू और गहरे हो गए। वह सुबकते हुए बोली, माँ, आपको पता था, फिर भी आपने कुछ कहा क्यों नहीं? रेशमा जी हल्के से मुस्कुराई और बोली, बेटा, कुछ चीजों के जवाब हमें समय खुद ही दे देता है, तभी अच्छा रहता है। अगर तू इस फैसले में जल्दी कर देती या मेरे कहने से कोई कदम उठा लेती तो शायद ये सही नहीं होता। अब वक्त आ गया है, जा बेटा, मिल आ अनीता से, वह भी तुझे याद कर रही होगी। रुचि ने तुरंत रोहित को फोन लगाया और दोनों तेजी से महिला जेल की ओर दौड़ पड़े, जहां अनीता को रखा गया था। जेल की मुलाकात कक्ष में शीशे के पार रुचि और अनीता एक दूसरे को देख रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, नम थी कुछ पल के लिए। कोई कुछ नहीं बोला। फिर रुचि ने धीरे से कहा, मुझे आपसे नफरत है माँ। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अनीता की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे तुझसे बेइंतहा प्यार है बेटा, और हमेशा रहेगा। इस दुनिया में मेरा तेरे अलावा और है कौन? रुचि की आंखों से भी बेकाबू आंसू गिरने लगे। आखिरकार दोनों एक दूसरे के लिए अपनी भावनाएं रोक नहीं पाई और रो पड़ी। शीशे के आर पार बैठे दोनों के दिल के बीच की दूरियां धीरे धीरे मिटने लगी। समय के साथ रुचि ठीक होने लगी। वह रेशमा और बलवीर जी के साथ अपनी जिंदगी के खोए हुए पल फिर से संजोने लगी। दूसरी तरफ हर हफ्ते वह अनीता से मिलने जाती और उसके साथ कुछ समय बिताकर अपना और उसका मन शांत कर लेती। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सही और गलत के बीच एक महीन लकीर खींच जाती है। धोखा, छल और स्वार्थ कितने भी मजबूत क्यों ना लगे, लेकिन सच्चाई और प्रेम की शक्ति के आगे वे टिक नहीं सकते। रोहित जैसा दोस्त हर किसी को मिले जो ना सिर्फ मुश्किल समय में साथ दे बल्कि सही राह भी दिखाए। हमें अपनी भावनाओं से परे जाकर सही और गलत में फर्क करना आना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प कहानी में। तब तक अपना और अपने
अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।